हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरक्षण के संदर्भ में और ख़ास करके 66वें बीपीएससी मेंस में आरक्षण का टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से आरक्षण को हम लोग को देखना चाहिए, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। और ख़ास करके जो 66वें बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो गैर आरक्षित वर्गों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, वह आरक्षण कहाँ तक उचित है और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको पूछा जा सकता है। और ख़ास करके पॉलिटी खंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने जो 35% आरक्षण महिलाओं के संदर्भ में दिया है, उससे संदर्भ में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पॉलिटी खंड में भी ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और करेंट वाले सेक्शन में भी इम्पोर्टेंट है। तो इस दृष्टिकोण से आरक्षण टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में समग्र विश्लेषण हम लोग अभी करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पार्ट में कि आरक्षण जो है वो मूल रूप से भारत में किस तरह उसका प्रोसेस आगे बढ़ा है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो मूल संविधान में भी जिसका वर्णन किया गया है, और हमारे देश में SC ST के लिए पहले से आरक्षण चला रहा है, जिसमें हम लोगों को पता है कि आपको SC के लिए 15% आरक्षण और ST के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान मूल संविधान में था। लेकिन आगे चलकर जो है कि पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हमारे देश में किया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो काका कालेकर कमेटी बनी थी, और उसकी रिपोर्ट जो है आपको 1953 में ये कमेटी बनी और 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, काका कालेकर कमेटी। इसके रिपोर्ट में जो है कि मुख्य बिंदु यही था कि इसमें जातियों को सामाजिक आधार पर पिछड़ा माना और सामाजिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत किया। लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और इस आधार पर आरक्षण को लागू नहीं किया जा सका। एक विशेष बात यह है कि काका कालेकर समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें जातियों के साथ साथ महिलाओं को भी पिछड़ा मानने की बात की गई थी। आगे चलकर 1990 में देखते हैं कि बीपी सिंह सरकार के समय, बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो OBC के लिए 27% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि जो है तैयार होती है बीपी मंडल कमीशन, जो उसमें जो है कि जो कमेटी बनी थी वो बीपी मंडल कमेटी, बीपी मंडल कमेटी 1978 में बनी थी। और उस समय सरकार में थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के काल में ये कमेटी बनती है। लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है आती है 1980 में। 1980 में रिपोर्ट आने के बाद चूँकि वहाँ सरकार परिवर्तन होता है, जो आप जानते ही होंगे कि उस समय जो सरकार थी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के काल में बनी। उसके बाद जो है कि आपको सरकार जो है 80 में इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है और वह इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल देती है। उसके बाद 1990 के काल जो है कि कालखंड को हमको देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 1990 के काल में OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और एक ज्ञापन के माध्यम से बीपी सिंह के काल में, उस समय प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे और उन्हीं के काल में 27% आरक्षण OBC के लिए प्रावधान किया गया। जब यह प्रावधान किया जाता है तो देश स्तर पर हंगामा मचता है और बहुत सारे जो है कि घटनाक्रम होते हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक दिल्ली की पत्रकार इंदिरा साहनी इस जो है आरक्षण को चैलेंज करती है। इंदिरा साहनी, और इस तरह से इस आरक्षण को चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा देती है। और उसके बाद जो है कि आरक्षण को लेकर जो 27% आरक्षण दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब वो उसे रोकती है तो उस पर जो है कि डिबेट अब चलना शुरू होता है और यह गतिविधि चलते रहता है। इस कालखंड में हम देखते हैं कि बीपी सिंह की सरकार
चली जाती है, फिर चंद्रशेखर की सरकार आती है, फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और 91 में जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपको आरक्षण के संदर्भ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनीवाद में बहुत सारे ऐसे जो है कि दिशा निर्देश दिए जिसके बाद आपको आरक्षण के संदर्भ में बहुत सारे आधार आपको मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या था और तत्काल में जो आरक्षण जो 2019 में जो दिया गया है उस आरक्षण को कैसे हम वैलिड ठहरा सकते हैं, इसका भी आधार आपको जो है कि 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलता है। इसमें देखिए दो महत्वपूर्ण घटना हुई है। इसमें सामाजिक आधार पे जो सामाजिक आधार था, सामाजिक आधार पर आरक्षण को मान्य तो सुप्रीम कोर्ट बताती है, लेकिन उसमें एक चीज़ जोड़ देती है कि आपको जो है कि इसमें आर्थिक आधार की सीमा भी तय करनी होगी, जिसको क्रीमी लेयर कहा गया। और आपको इसमें जो है 1993 में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारित की गई 1 लाख रुपये। लेकिन इंदिरा साहनीवाद महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इंदिरा साहनीवाद में कहा गया कि आप सामाजिक आधार को मान सकते हैं और सामाजिक आधार जातियां हो सकती है, क्योंकि 3747 जाति को आधार बनाते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी। इसमें टोटल जो है कि 3747 जातियां थी और इसको आधार बनाते हुए ही ओबीसी को 27% आरक्षण का बात किया गया था। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि बीपी मंडल जो 1931 के जातीय जनगणना को आधार बनाए हैं। 1931 के जातीय जनगणना को आधार बनाने का सबसे प्रमुख कारण ये था क्योंकि जातीय जनगणना जो है आपको प्रथम जातीय जनगणना 1931 में हुई और उसके बाद जातीय जनगणना उस समय तक नहीं हुई थी और इसके कारण 1931 के जातीय जनगणना को आधार बनाया गया और उसके आधार पर इतनी जातियां जिसका टोटल जनसंख्या में भागीदारी 52% था, उसके लिए 27% आरक्षण देने की बात इसने इस रिपोर्ट में की गई। लेकिन 27% आरक्षण की बात ही क्यों की गई? इसके पीछे मूल कारण ये था कि 1963 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उस फैसले में कहा गया था कि आरक्षण के दायरे की सीमा को 50% के दायरे से अधिक नहीं किया जा सकता। तो इस संदर्भ में आपको जो है कि जो बीपी मंडल ने सिफारिश की 27%, क्योंकि 50% के दायरे को क्रॉस ना कर जाए और इसमें आपको जो आरक्षण दिया गया वो 27% दिया गया और टोटल आरक्षण इस प्रकार 49.5% हो जाता है। लेकिन बाद में हमने देखा कि 1919 में सरकार ने जो है कि गैर आरक्षित वर्गों के लिए, बहुत सारी मीडिया इसको बोलती है सवर्णों के लिए आरक्षण, जबकि ये गलत चीज़ है। सवर्णों के लिए ये आरक्षण नहीं था, क्योंकि सवर्णों का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, उसमें जो है कि हिंदू धर्म के किसी खास जातियाँ उसमें शामिल की जाती है, जबकि इसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी लोगों को भी इसमें जो गैर आरक्षित, जो आरक्षण अभी तक प्राप्त नहीं कर रही थी, वैसी जातियों को इसमें शामिल किया गया, वैसे धर्म के लोगों को शामिल किया गया और इसका दायरा जो है 10% रखा गया और इसका आधार आर्थिक माना गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब देखते हैं कि भारत में जो है सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है और आर्थिक आधार पर इंदिरा साहनीवाद में जो है कि आर्थिक आधार को भी तय करने की बात की जाती है ओबीसी के अंदर, तो जब 2019 में जब फैसला लिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा कि यहाँ जो है गैर आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण जो है कि का प्रावधान किया जाए, यह किस परिस्थिति में हुआ और क्या यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर वैलिड की, यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2019 की स्थितियां को अगर देखें तो आप देखेंगे कि हरियाणा में जो है जाट आंदोलन, हरियाणा में अगर देखें तो जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन आपको चल रहा था राजस्थान में
और पटेल आंदोलन चल रहा था आपका गुजरात में। इन सभी जो आंदोलन था उसका जो मांग था वो मूल तौर पे आरक्षण से जुड़ा हुआ था, और आरक्षण गैर आरक्षित प्राप्त जो है आरक्षण को जो जातियां प्राप्त नहीं कर रही थी उनके द्वारा ही ये संचालित आंदोलन था। इसलिए सरकार ने एक निशाने से जो है कि एक निशाने से दो चीज़ों पर वो जो है कि नियंत्रण करना चाहिए। पहले तो आंदोलन को कुचलना और दूसरा था वोट बैंक को साधना। और इसको जो है आपको जो है जितनी भी मीडिया है उसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दी और कहा गया कि ये कांग्रेस पे सर्जिकल स्ट्राइक है। और 2019 के चुनाव में भी इसका लाभ मिलता है। लेकिन हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या यह आरक्षण जो है जो किस संदर्भ में इसको सही ठहराया जा सकता है और क्या इसका लाभ मिला। तो इसके हम सकारात्मक आयामों में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे जो आंदोलन की प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी और जाट और गुर्जर और पटेल आंदोलन जिन मुद्दों को ले चल रहे थे उनका आधार इससे कमजोर होगा। दूसरा नंबर तर्क ये दिया जा सकता है कि अगर जो है कि इंदिरा साहनीवाद में सामाजिक आधार के साथ साथ आर्थिक आधार का भी पैमाना तय करने के लिए कहा गया तो देश में आगे चलकर अगर गैर आरक्षित जातियों में भी अगर वर्ग पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है तो उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना उचित होगा। एक और हम सकारात्मक पक्ष देख सकते हैं कि इससे जो गैर आरक्षित वर्गों में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया आर्थिक आधार पर तो इसमें उन वर्गों में भी आरक्षण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। और इसके अलावे जो है कि और भी पॉइंट हैं वो इंदिरा साहनीवाद में आप देख सकते हैं कि जो है कि आर्थिक पैमाने के आधार पर आरक्षण दिए जाने का से उन वर्गों को जो है कि मुख्य धारा में आने का भी मौका मिल पाएगा। लेकिन हम विपक्ष में भी तर्क हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक जो 1963 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कहा गया कि आरक्षण के दायरे को 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, उस दायरे को कहीं ना कहीं लांघा गया है। और उस दायरे को लांघने के बाद यह जो है कि 50% का जो दायरा जो लांघा गया और 60% जो है कि आरक्षण अभी वर्तमान में कर दिया गया है 59.5%। यह इसको लेकर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस होने हैं, इस पे मामले अभी चलेंगे। लेकिन इसको हम जो है कि तार्किक इस आधार पर कह सकते हैं कि इनमें जो पहले से प्राप्त जो जातियां थी, पहले से प्राप्त आरक्षण है उस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन 50% के दायरे को इसने क्रॉस किया। अब आलोचना के पक्ष में आएंगे तो सामाजिक सिर्फ जो है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को ठहराया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण को दिया जाएगा तो इससे जो है कि लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों का जो है कि कहीं ना कहीं क्षरण होगा। क्योंकि आर्थिक आधार पर तो बहुत सारे लोगों को आर्थिक सीमा को भी तय करना मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। तो ये इस आधार पर आप आलोचना भी कर सकते हैं। दूसरा आलोचना ये भी कर सकते हैं कि 50% के दायरे को लांघा गया है। तीसरी आलोचना ये भी कर सकते हैं कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है जिसके तहत सिर्फ आर्थिक आधार पे आप आरक्षण को जो है कि एस्टेब्लिश करें। यह कहीं ना कहीं पिछड़े समुदायों के लिए उनको मुख्य धारा में जोड़ने का जो है कि एक तरह से नीति था। तो इन संदर्भों को जोड़ते हुए आरक्षण के संदर्भ में आप विचार दे सकते हैं कि 10% जो आरक्षण है वो क्या सही है या क्या गलत है, क्या पक्ष में तर्क दिए जाएं, क्या विपक्ष में तर्क दिए जाएं, और निष्कर्ष हमेशा आप सरकार के साथ जाकर दें और कहें कि यह जो आरक्षण है वह कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक न्याय की भावना को ही आगे बढ़ाने का प्रयास है। क्योंकि अगर गैर आरक्षित जातियों में भी अगर कोई खास वर्ग पिछड़ रहा है, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी वैसी नहीं है, तो उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उसके आरक्षण दिया जाना उचित है और तार्किक है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। और सभी लोगों को शुभकामना और रैंकर्स व्यू की तरफ से आप लोगों की बधाई कि आप लोगों का पीटी हो और मुख्य परीक्षा में आप लोग सम्मिलित हो सकें।